सदी के बंगाल ने पराधीनांतरे वेदना को भली भांति समझा तथा वह रविंद्र के शब्दों में गाने लगे। उदयेर पाथे सुनिकर बानी, भय नाई ओरे भय नाई, निशेषे प्रण करिबे जा दिन, तार कशो नाई तार कशो नाई। अर्थात जागृति के पथ पर मैं किसकी आवाज सुन रहा हूँ जो बार बार कह रही है भय न करो, भय न करो। जो अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। टैगोर के सुप्रभात की यह पंक्तियां चिटगांव कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में लगी हुई थीं तथा प्रतिदिन हजारों किशोर आके इन्हीं पंक्तियों को पढ़ते थे और बार बार याद करते थे। ईस्टर का समय था। ईस्टर क्रांति के विषय में तो हम सब जानते हैं कि आयरलैंड में यह क्रांति हुई थी और डबलिन में करीब 1600 आयरिश सोल्जर्स ने विद्रोह किया था और उसके ऊपर पूरे डबलिन के पोस्ट ऑफिस और सारी जगहों पर कब्जा कर लिया था। और लेकिन एक सप्ताह के भीतर यह क्रांति दबा दी गई थी। ईस्टर का त्योहार क्रिश्चियंस में मानते ही हैं कि ये रिसरेक्शन का त्योहार होता है। क्राइस्ट को जब रोमन्स ने सूली पर लटका दिया था तो गुड फ्राइडे के दिन लटकाया गया था और ईस्टर के दिन क्राइस्ट फिर से पुनर्जागृत हो या पुनर्जीवित हो, यह संदेश संसार को दे गए कि अत्याचार से कभी भी सत्य को दबाया नहीं जा सकता। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो बंगाल के क्रांतिकारी थे उन लोगों ने भी यह संकल्प धारण किया कि हम पुनः एक ऐसी क्रांति करेंगे जिससे देश जागृत हो और उसके लिए बलिदान करने के लिए हम सब तैयार रहेंगे। ये सभी जो थे ये बंगाल के संभ्रांत वर्ग के नवयुवक किशोर थे जिनकी आयु 15 से लेके 22-23 वर्ष तक थी। तो इनमें एक जो अच्छे नेता के रूप में उभरे वह थे अनंत सिंह एवं गणेश घोष। इन लोगों ने एक व्यायामशाला या जिसको ये लोग कल्चरल एंड फिजिकल एक्टिविटी क्लब कहते थे वो खोल रखी थी और जिसमें यूथ्स आते थे जिनको ये लोग ट्रेन करते थे। ऊपर से देखने में तो केवल यह एक तरह का प्रशिक्षण केंद्र था जहां शारीरिक एवं कल्चरल रिनाइसा की तरह से इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, परंतु वास्तव में अनंत सिंह एवं गणेश घोष इस प्रशिक्षण के माध्यम से इनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरने का प्रयत्न कर रहे थे और वहीं देखते थे कि कौन से ऐसे छात्र हैं जिनमें सचमुच यह भावना भीतर तक घर कर गई है, उनको ये लोग अपनी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के लिए सेलेक्ट कर लेते थे। ये सब कांग्रेसी थे तथा ये जाकर नित्य कांग्रेस के दफ्तर में बैठा करते थे। दूसरी तरफ मास्टर जी नाम से प्रख्यात सूर्य सेन और इनके साथ इनके अन्य साथी निर्मल सेन आदि थे जो कि लिखने पढ़ने में व्यस्त थे। ये लोग भी बेसिकली टीचर थे और बच्चों को पढ़ाया करते थे और उसके साथ साथ यह काम करते थे कि पर्चियों में लिख लिख कर पैम्फलेट्स पूरे चिटगांव में बांटा करते थे कि जन जागृति की आवश्यकता है और इस जागृति के लिए माँ भारती बलिदान मांग रही है। तो बलिदान की प्रेरणा ये लोग भरते थे और इनका सबसे अच्छी बात थी कि इनके पास काफ़ी संख्या में बच्चे जो 15 से किशोरावस्था के बच्चे इनके पास काफ़ी संख्या में हो गए जो कि सभी तैयार थे देश के लिए मिटने और मरने के लिए। लेकिन जो 5 शीर्षस्थ नेता थे उनके सिवा क्या होने जा रहा है इसकी सूचना किसी को नहीं दी जाती थी। इनको केवल प्रशिक्षित कर एक सैनिक के रूप में बनाया जा रहा था। इन्हीं में से कुछ बहुत ही मेधावी छात्र थे जिनमें रामकृष्ण बिस्वास तथा तारकेश्वर दस्तीदार थे जो कि बम बनाने की ट्रेनिंग सबको दिया करते थे। और इसी के साथ साथ एक इनका और ख़ास बात इस समूह की थी कि इनका खुफिया तंत्र बड़ा मजबूत था।
था। ये सब जो पांचों शीर्षस्थ नेता थे, ये कभी पहले भी जेल जा चुके थे, इनके खिलाफ केस चल चुके थे, इसलिए पुलिस की निगाह इन लोगों के ऊपर थी। लेकिन जितनी निगाह पुलिस की इनके ऊपर रहती थी, उतनी ही तेजी से इनकी खुफिया गतिविधियां पुलिस के बारे में जागरूक रहती थी। तो अगर पुलिस कोई इन्फॉर्मर इनके ग्रुप में डाल देती थी, तो इन लोगों का ये लोग बहुत जल्दी इनको पता चल जाता था कि ये पुलिस इन्फॉर्मर है। तो साफ साफ उससे कुछ न कहकर उसको वो लोग गलत गलत सूचनाएं देकर भ्रमित करने का प्रयत्न करती थी। तो इधर गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद 1929 में अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, और इसके साथ ही साथ एक और जो कारण हुआ वह था क्रांतिकारी जतिन दास की 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद लाहौर जेल में मृत्यु, जिसने इन सभी क्रांतिकारियों के मन में यह भावना जागृत की कि अब सत्य अहिंसा के मार्ग से कुछ भी संभव नहीं है, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, हमें अपनी जान देनी पड़ेगी, तभी हम कुछ करने में समर्थ होंगे। तो इन लोगों ने जो अपना स्लोगन बनाया वह था डू एंड डाई, यानी करो और मरो। लॉर्ड टेनिसन की पंक्तियां इनकी सबसे चिरपरिचित पंक्तियां थीं, जो ये लोग अक्सर दोहराते थे कि देयर इज नॉट टू क्वेश्चन व्हाई, देयर इज नॉट टू मेक रिप्लाई, बट टू डू एंड डाई। जो क्रीमियन वॉर के समय टेनिसन ने कहा था कि रोड टू द वैली ऑफ डेथ, रोड ऑफ द 600, तो ये लोग भी तैयार थे कि अब हमें करना है और उसके साथ साथ मरना है, तभी हमारा देश जागृत हो सकेगा। तो इसी भावना से वो ओतप्रोत थे। लेकिन पुलिस इन्फॉर्मर्स को इन्होंने ये गलत सूचना देने की कोशिश की कि 21 अप्रैल के दिन जो देशव्यापी आंदोलन हो रहा है, असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा है, उसके लिए कोई बड़ी तैयारी चिटगांव में की जा रही है। इसलिए जब भी ये शीर्षस्थ नेता कांग्रेस कार्यालय में मिलते थे, जो पुलिस का हवलदार ऊपर एसपी तक यही सूचना पहुंचा देता था कि 21 के जुलूस के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं और ये लोग रोज मिलते हैं। लेकिन इन लोगों ने उसके पूर्व ही ईस्टर संडे 18 अप्रैल का दिन था जब इन्होंने अपनी योजना को क्रियान्वित कर लिया, और 64 सिपाही जो कि पूरी तरह से खाकी वर्दी जिन्होंने धारण की और इनके पॉकेट के ऊपर आर्मी के बैजेस लगे हुए थे, जो आईआरए के बैजेस थे, और आईआरए का फ्लैग था भारतीय नेशनल, इंडियन नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर भी था, उसके अंदर चरखा वगैरह नहीं था लेकिन ट्राई कलर था। वो रेशम से कढ़े हुए बैजेस सबके ऊपर थे, तथा सबको कुछ न कुछ एक रोल दिया गया था कि कौन लेफ्टिनेंट है, कौन कमांडिंग ऑफिसर है, कौन क्या है। तो अपने पद के अनुसार सबने बैजेस लगाए, सबने अपने हाथों में चमड़े के स्ट्रैप्स पहने, जिससे कि पिस्तौल चलाते समय हाथ स्थिर रह सके, और ये लोग अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर निकल गए अपनी कार्य योजना के अनुसार। सबसे पहले 2 छोटी टुकड़ियां चिटगांव में दोनों तरफ की रेलवे लाइन की फिश प्लेट रिमूव करने के लिए भेजी गई। ये लोग चली गई। उसके बाद फिर एक टुकड़ी तैयार हुई कि अच्छा, सबसे पहले टेलीफोन एक्सचेंज में जाकर, टेलीफोन जो मैकेनिक है वहां पर एक्सचेंज में बैठा हुआ है, उसको बेहोश करके एक्सचेंज में आग लगानी है, जिससे कि एक तो वहां की सारी जो सूचना देने की प्रणाली है वो नष्ट हो जाए, और दोनों तरफ की रेलवे लाइंस डिस्टर्ब हो जाएं, जिससे कि बाहर से फोर्स जल्दी चिटगांव में न पहुंच सके। उसके बाद फिर इनकी 2 प्रमुख जो सेनाएं थीं, एक प्रमुख ग्रुप अनंत सिंह एवं गणेश घोष के नेतृत्व में पुलिस लाइन शस्त्रागार की ओर गया, और दूसरा ग्रुप तारकेश्वर दस्तीदार और अन्य साथियों के साथ जो आईआरएफ या जो मेन इनका शस्त्रागार या मेन आर्मरी था उसकी तरफ गया, और मास्टर दा या सूर्यसेन कुछ लड़कों को लेकर नीचे पुलिस लाइन में निगरानी के लिए खड़े हो गए। और एक ग्रुप और था जो यूरोपियन क्लब में यूरोपियंस को डराने के लिए बॉम्ब के साथ गया, और सबका समय तय हो गया कि 10 बजने में
15 मिनट पर डिरेलमेंट्स होंगे दोनों तरफ चिटगांव में, जिसमें एक 9:45 पे एक बोल्डर ट्रेन का डिरेलमेंट हो गया। उसके बाद 9:55 पे सारी टेलीफोन व्यवस्था ठप कर दी जाएगी और ठीक 10 बजे दोनों आर्मरी में रेड होगी और 10 ही बजे जो यूरोपियन क्लब के ऊपर बम फेंका जाएगा जिससे यूरोपियंस डर जाएं। तो समयानुसार सारी पार्टियां अलग अलग रास्ते से चली गई। अनंत सिंह के पास उनकी बेबी ऑस्टिन थी, अनंत सिंह अपनी बेबी ऑस्टिन से, फिर जल्दी ही शीघ्र ही इन लोगों ने एक शेवरोले खरीदी, तो दूसरी पार्टी नई शेवरोले से, और तीसरी सूर्यसेन की पार्टी जो थी वो एक टैक्सी में अपने अपने गंतव्य स्थान के ऊपर पहुंची। टैक्सी ड्राइवर को पहले ही जो क्लोरोफॉर्म देके बेहोश करके उसको कमरे में बंद कर दिया गया था, और ये जो पांचवी जो सेना थी वो भी इन्हीं, पांचवी गाड़ी भी इन्हीं लोगों के हाथ में थी। अब पुलिस लाइन शस्त्रागार में सबसे पहले जो सैनिक बाहर था, अनंत सिंह की एक ही गोली में वो ढेर हो गया, और उसके बाद वहां लगभग 200 सैनिक थे। सबको आदेश दिया गया कि गांधी जी का राज हो गया, भाग जाओ, वंदे मातरम, और सब पीठ के बल लेट जाओ। तो लगभग 200 सैनिक तुरंत पीठ के बल लेट गए और किसी ने हिम्मत नहीं की कि उठ के देखें कि क्या हो रहा है। इन लोगों ने जो शस्त्र थे वहां से लूटे, और नीचे पुलिस लाइन में जो सूर्यसेन और उनके साथ और बच्चे थे वो भी इशारा पाने पर ऊपर आ गए, और सबने सबको उनके अनुसार रिवॉल्वर्स, पिस्टल्स और गन्स दे दी गई। दूसरी तरफ जो आईएफआई आर्मरी थी उसके ऊपर रेड की, लेकिन वहां पर गलती यही हो गई कि आईएफआई आर्मरी में पूरी सूचना इन्हें पहले से नहीं मिल पाई। वहां केवल शस्त्र थे, शस्त्र के साथ एम्यूनिशंस नहीं थे, अर्थात गोली, कारतूस, इन सब का कोई पता नहीं था। ये होता था कि शस्त्र एक जगह रखे जाते हैं और एम्यूनिशन कुछ दूर अलग जगह रखे जाते हैं, तो इन्हें एम्यूनिशंस नहीं मिल पाए। जब एएफआई आर्मरी के संतरी को इन लोगों ने गोली मारी तो गोली की आवाज सुन के बगल में अंग्रेजों के घर थे, तो मेजर फेरल जो थे वो तुरंत निकल के गोली की आवाज सुन के निकल के बाहर आए। इनको भी जो क्रांतिकारी थे उन्हें फेरल के ऊपर भी गोली चलानी पड़ी और फेरल वहीं पर ढेर हो गए। उनके साथ मिसेस फेरल भी थी, पर इन लोगों ने मिसेस फेरल से कहा कि आप तुरंत घर के अंदर जाइए, यहाँ गांधी जी का राज्य हो गया है और ये सब अब सारा ये रेवोल्यूशनरीज के पास ये चली गई आर्मरी। और भी जितने अंग्रेज अधिकारी आए सब डर के मारे तुरंत घरों में वापस भाग गए। इधर क्या हुआ कि बाकी सारी काम तो अपनी योजनाओं के अनुसार हो रहे थे, 64 सिपाही सब बिल्कुल सही थे, लेकिन यूरोपियन क्लब में इनकी रेड सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी क्योंकि ईस्टर होने के कारण उस दिन कोई यूरोपियन वहां था ही नहीं, इसलिए वहां पे इन लोगों ने बम नहीं फेंका। अब जब ये वापस आ गए पुलिस लाइन में तो ये हुआ कि शस्त्रागार के अब जो बचे हुए शस्त्र हैं, क्योंकि एम्यूनिशंस तो हमें नहीं मिल पाए हैं, लेकिन बचे हुए शस्त्रों को नष्ट कर दिया जाए, तो उसके ऊपर पेट्रोल फेंक दिया गया और हिमांशु सेन की ये ड्यूटी थी कि वहां पर वो आग लगाएंगे। लेकिन हिमांशु इस एक्साइटमेंट में जो उनको ट्रेनिंग दी गई थी उसको भूल गए और उन्होंने तुरंत माचिस जला दी। उनके कपड़ों पर भी पेट्रोल फेंक दिया था, लग गया था, तो माचिस जलाते ही सबसे पहला जो हादसा हुआ कि स्वयं उनके कपड़ों ने आग पकड़ ली। तो तारकेश्वर दस्तीदार वगैरह जो इस सब विधा में काफी माहिर थे, इन लोगों ने तुरंत उनसे कहा कि तुम जमीन के ऊपर रोल करने की कोशिश करो जिससे आग जल्दी से जल्दी बुझ जाए। तो हिमांशु जमीन के ऊपर रोल किए और थोड़ी देर में उनकी आग तो बुझ गई पर वो बुरी तरह से जल गए थे। तो अनंत सेन और गणेश घोष ने जब ये देखा कि हिमांशु इतनी बुरी तरह से जल गए हैं तो उन्होंने तुरंत हिमांशु को उठाया और अपनी गाड़ी में डाला और लेकर वो लोग निकल गए कि इसको कहीं किसी परिचित के घर पे छोड़ दें, वरना ये यहाँ पर जो इसकी बर्न्ट इंजरीज हैं उसमें उसको ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ जो बाकी जितने इनके साथी थे, करीब जो 59 साथी, उन लोगों को हुआ कि हमें एम्यूनिशंस तो उचित मात्रा में मिल ही नहीं पाए हैं, इसलिए हम ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे।
तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो भाई पीछे पहाड़ी में भाग के छुप जाया जाए, क्योंकि हम बहुत देर तक सामना नहीं कर सकते ओपन वॉरफेयर में ब्रिटिश आर्मी का। तो ये लोग भागकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए और वहां छिप गए। अनंत सेन और गणेश घोष जब हिमांशु को एक मित्र के घर में पहुंचाकर वापस लौटे तो इनको अपने बाकी साथी नहीं मिले। इन लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, जब नहीं मिले तो इन लोगों ने कार, और सवेरा होने लगा तो इन्होंने अपनी कार वहीं एक बाजार के अंदर छोड़ी और कर्णफूली नदी के अंदर एक सैंपन या कंट्री बोट होती है उसमें जाकर ये लोग छुप गए। उसमें छुपने के बाद इन लोगों का इसी अफरा तफरी में इनका आपस में जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक कर गया, जिससे कि काफ़ी परेशानी हो गई। अब 18 तारीख की रात में ये सब हुआ था, लेकिन ब्रिटिश जब लोगों को और एसपी डीएम वगैरह को ये सूचना मिली तो ये लोग शिप, इन्होंने क्या किया कि सारे अंग्रेजों को एक शिप में भर के जेटी के ऊपर जाके समुद्र में दूर भेज दिया कि आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए वहां जाइए। और वहां पर एक सैटेलाइट फोन के द्वारा इन्होंने तुरंत सूचनाएं दी, क्योंकि वहां की फोन लाइंस खराब हो गई थी। तो सैटेलाइट फोन्स के द्वारा कलकत्ता और दिल्ली में यह सूचना दी गई कि इस तरह से हमारी आर्मरीज पर कब्जा हो गया है, तो हमें तुरंत आप फौज हमारे लिए भेजिए। तो 20 अप्रैल की प्रातः ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स की एक बटालियन कर्नल डलास स्मिथ के नेतृत्व में सूरमा वैली लाइट हॉर्स डिटैचमेंट, ये कैप्टन रॉबिन्सन के चार्ज में, तथा 4th बॉम्बे ग्रेनेडियर्स की एक बटालियन वहां पहुंच गई और फिर चारों तरफ खोजबीन होने लगी कि ये है कहाँ। तो 22 अप्रैल को कुछ चरवाहों से इनको ये समाचार मिला कि जलालाबाद की पहाड़ी के ऊपर कुछ खाकी वर्दी में लोग देखे गए हैं। तो जो एक तरफ से कैप्टन डलास स्मिथ और दूसरी तरफ से कैप्टन रॉबिन्सन, इन लोगों ने अपनी अपनी बटालियंस को लिया और पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जब ये पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो ऊपर से जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने ये देखा और उन लोगों ने अपनी अपनी, वो तो इसके लिए तैयार ही थे क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेज लोग रिटेलिएट करेंगे। तो इन लोगों ने, इनके पास बिल्कुल अप्रशिक्षित सैनिक थे, परंतु फिर भी इन लोगों ने अपने उन सैनिकों को जैसा जितना इन्होंने सिखाया था उसके हिसाब से तुरंत इन लोगों ने कहा रैपिड फायर राउंड, और 10 बार रैपिड फायर 1 2 3 4 होने शुरू हो गए। और जब ये रैपिड फायरिंग होनी प्रारंभ हुई तो अंग्रेज लोग बिल्कुल भयाक्रांत हो गए। वो समझ ही नहीं पाए कि इतनी ज़्यादा फायरिंग हो रही है तो इसका अर्थ है कि बहुत ज़्यादा संख्या में क्रांतिकारी ऊपर हैं। उसके पहले ही रात में वो ये समाचार सुन चुके थे कि सूर्यसेन ने यहाँ अपनी, उनकी जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी थी उसके साथ साथ चिटगांव की स्वतंत्रता घोषित कर ली थी। वहाँ पर यूनियन जैक जला दिया गया था, तिरंगा झंडा फहरा दिया गया था और झंडे को भी सलामी इसी तरह के रैपिड फायर राउंड से दी गई थी। और वंदे मातरम इतनी जोर से चारों तरफ गूंजने लगा था कि 200 सिपाही एक स्थान पर डर के मारे लेटे रहे, वो बोले नहीं। तो ये लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि पहाड़ी के ऊपर आखिर कितने क्रांतिकारी हैं, और इनकी सेना नीचे भागना शुरू कर दी। और ये लोग इतना डर गए जो अंग्रेज सैनिक थे कि काफी कुछ तो वहां मारे भी गए, लेकिन ये इतना डर गए कि अंधेरा होते होते ये लोग आकर, जिस स्टेशन के ऊपर एक ट्रेन खड़ी हुई थी, आकर सब सैनिक उस ट्रेन के अंदर छुप गए। और इन्होंने कहा कि नहीं भाई, रात में हम चिटगांव वापस जाएंगे, हम यहाँ नहीं रह सकते, रात में पता नहीं क्या हो जाए। तो ये वापस चिटगांव पहुंच गए। दूसरे दिन ये बड़ी शर्मनाक स्थिति थी कि इतनी बड़ी बड़ी 2 बटालियंस उनको क्रांतिकारियों ने भगा दिया है। तो इस शर्मनाक स्थिति का बदला लेने के लिए फिर टेटे, फार्मर और जो बाकी ब्रिटिश अधिकारी थे वो सब लोग फिर जलालाबाद की पहाड़ियों के पास पहुंचे। लेकिन तब तक जो क्रांतिकारी थे वो सूर्यसेन और निर्मल सेन के नेतृत्व में वहां से दूसरे ठिकाने पर भाग चुके थे और वहां उनको केवल
मृतक शरीर मिले, जिसमें 8 मृत क्रांतिकारी थे और लगभग 20 से अधिक उनके अपने मृत सिपाही थे। 2 क्रांतिकारी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तो उनको जल्दी से लाया गया कि किसी तरह से ये कुछ सूचना शायद पुलिस को दे दें, लेकिन उन लोगों ने मरते मरते कोई भी सूचना देने से इनकार कर दिया। और जब उनसे, जैसे एक सिपाही ने कहा कि बड़ा साहब आया है, उसको बता दो कुछ, तो इन्होंने कहा बड़ा साहब बताना है तो हम केवल इतना ही बताएंगे कि वो बच कैसे गया, हमारे हाथ में अगर बंदूक हो तो हम उसको आज मार दें। इसलिए अंग्रेज लोग काफी भयभीत हो गए और जो 8 शव इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों के मिले थे, उन्होंने वो शव एक गड्ढे में डालकर ऊपर से पेट्रोल छिड़क के उसके ऊपर आग लगा दी। और जो एक इन क्रांतिकारियों को जो एक सलाम मिलना चाहिए था जो इनकी क्रांति के लिए, वह देने वाला वहां कोई नहीं था सिवा कुछ पशु और पक्षियों।